नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से, जहां पर गोली मारकर वृद्ध की हत्या कर दी गई है। बेगूसराय में वृद्ध को गोली मारी गई है। सोई हुई अवस्था में गोली मारकर वृद्ध की हत्या की गई है। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। साहेबपुर कमाल क्षेत्र के मुसेचक की ये घटना, जहां पर एक वृद्ध की सोई हुई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सहयोगी संतोष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? परिजनों की तरफ से किसी पर कोई शक शुबा? जी देखिए, विवाह अभी तक जैसा परिजनों का कहना है कि इनका किसी के साथ विवाद नहीं था, तो ये इस घटना को किसने अंजाम दिया, इस बारे में स्पष्ट परिजनों के द्वारा नहीं कहा गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जो मामला सामने अभी तक आया है, जब ये रात अपने डेरा पर सोने के लिए चले गए, क्योंकि कामोदास जो मृतक थे वो डेरा पर ही सोते थे और फसल की रखवाली भी करते थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 के आसपास इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जब पास पड़ोस के जो लोग थे, जब गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो कामोदास को खून से लथपथ देखा और वो तड़प रहे थे। फिर जो है पड़ोसियों के द्वारा परिजनों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक इलाज के लिए इन्हें ले जाया जाता तब तक घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में परिजनों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अभी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं नवादा से बड़ी खबर है। जिले के रजौली थाना क्षेत्र के प्राणचक गांव में 29 नवंबर की रात हुए ट्रिपल मर्डर मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्याकांड में सेवानिवृत्त दारोगा शिव नारायण चौधरी की पत्नी लाछो देवी, पुत्र राजीव और राजकुमार की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के सौतेले बेटे जितेंद्र कुमार ने अपने दोस्तों की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी जितेंद्र समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाकी 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। उनकी पहचान किए जाने का दावा पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के विवाद में जितेंद्र ने हत्याकांड को अंजाम दिया और हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल और लॉकेट को बरामद किया गया है। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हम लोगों ने इस घटना में शामिल 4 लोगों की पहचान की, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी कल जहानाबाद से की गई। और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी और इनके द्वारा जो घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया मोबाइल तथा एक लॉकेट जो कि मृतक के गले से लोग लेके गए थे, हनुमान जी का एक लॉकेट था, वो बरामद किया गया है। और घटना में जो 2 और लोग शामिल हैं उनकी पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। राज्य खाद्य निगम भगवान के भरोसे चल रहा है। ये बांका के धोरैया स्थित राज्य खाद्य निगम का गोदाम है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और कायदे से अनाज का हिसाब किताब रखने के लिए एजीएम नियुक्त हैं, लेकिन एजीएम ज्ञानेश कुमार यहां कभी कभार ही पहुंचते हैं। उन्होंने अपने काम का ठेका तरुण नाम के एक युवक को दे रखा है। हजारों रुपए का पगार लेने वाले ज्ञानेश कुमार अपना काम कुछ पैसे देकर तरुण से करवा रहे हैं। ये शख्स यहाँ अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है और फर्जी तरीके से ज्ञानेश की ड्यूटी की जा रही है। गोदाम से करोड़ों के अनाज बाहर भेजे जाते हैं। अगर यहाँ गड़बड़ी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी एजीएम ज्ञानेश कुमार लेंगे या एजीएम की जगह पर काम करने वाला तरुण कुमार? इसी सवाल का जवाब जानना चाहा संवाददाता नागेंद्र ने। अभी मैं धोरैया राज्य खाद्य निगम के गोडाउन में, यहाँ से अनाज का डीलरों को वितरण किया जाता है। और ये जो गोडाउन है, यहाँ के गोडाउन में एजीएम हमेशा नदारद रहते हैं। एक यहाँ पे है एजीएम तथाकथित एजीएम के तौर पे काम करते हैं। इनसे जानना चाहते हैं, अच्छा बताइए आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं? हम काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे। आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे सारा अनाज किसके निर्देश से निकल रहा है? एजीएम के निर्देश। कहाँ है एजीएम? एजीएम साहब गए हैं रजौन गए। आप काम कैसे करते हैं? आप रोज यहाँ पे काम करते गए हैं 1-2 घंटा पहले आप काम से। आप आखिर किस हैसियत से यहाँ पे? कोई हैसियत से नहीं है, कोई हैसियत से नहीं। तो आप बैठ के यहाँ पे सारा अनाज का वितरण कैसे हो रहा है? कैसे अपनी एजीएम साहब करते हैं, हम नहीं करते हैं। एजीएम साहब करते हैं। नहीं, आप करते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। तो गोडाउन में आप कैसे हैं?
आए थे। सारा आपके पास कागजात है, ये सब चलान कैसे है, ये चलान कैसे आप रखे हैं, ये चलान ये आपके पास कहाँ से चलान आ गया? बिहार स्टेट फूड सप्लाई का ये चलान आप कैसे, किसको दे रहे हैं आप अनाज? ये अनाज किसको दे रहे हैं आप? अनाज दे रहे हैं ये कहाँ से, ये क्या किसको दे रहे हैं आप गलत तरीके से आप अनाज कैसे निकलवा रहे हैं? आप कौन हैं? बोले सो कोई नहीं है, तो फिर अनाज कैसे निकल रहा है? हम नहीं निकलवा रहे। हाँ, कौन निकलवा रहा है? एजीएम साहब। वो किसका है? एजीएम साहब। वो स्लिप किसका है? एजीएम कौन है यहाँ पे? ज्ञानेश। आप वो आपको रखे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? वो रजोन के थे इसीलिए भी है। यहाँ पे तथाकथित तौर पे एक तरुण नाम का युवक है जो कि खगड़िया का रहने वाला है, और यहाँ पे अनाज अनधिकृत तौर पे निकलवा रहा है, जबकि यहाँ पे जो एजीएम है, एजीएम हमेशा नदारद रहते हैं और आज भी नदारद हैं। करोड़ों रुपए का अनाज का देखने वाला कोई नहीं है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। तो देखिए ये स्थिति है, एजीएम अपने तरफ से एक अन्य शख्स को नियुक्त करता है और उसी के जरिए ये तमाम काम यहाँ पर निष्पादित किए जा रहे हैं, उसी की तरफ से ये तमाम काम करवाए जा रहे हैं। यानी कि एसएफसी का गोदाम जो है वो भगवान भक्त है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर एजीएम साहब किस बात का पगार लेते हैं? जब तरुण काम करेगा तो फिर ज्ञानेश का क्या काम है? गोदाम में गड़बड़ी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? एजीएम साहब किस बात का पगार लेते हैं, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से किस तरीके से एक शख्स को नियुक्त कर दिया जाता है और इसीलिए ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस हैसियत से तरुण ये काम करता है, और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो क्या तरुण इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि सवाल तो यही है कि आखिर तरुण किस हैसियत से इस गोदाम में काम कर रहा है और फर्जीवाड़े के लिए एजीएम पर कब कार्रवाई होती है। दरभंगा हवाई अड्डे की बात करते हैं। देखिए दरभंगा हवाई अड्डे से चंद दिनों की उड़ानों के बाद ही कई तरह की खामियां सामने आने लगी हैं। उड़ानों पर मौसम की मार पड़ने लगी है। अभी धुंध का कहर शुरू भी नहीं हुआ है कि उड़ानें रद्द होने लगी। कल जहां मुंबई की उड़ान को रद्द कर दिया गया था, वहीं शुक्रवार को बेंगलुरु की उड़ान भी रद्द हो गई थी। कम विजिबिलिटी को इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है। फ्लाइट के कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा की स्थिति भी इतनी खराब है कि यहां देर तक रहना मुश्किल है। फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों के लिए कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, जिससे उनकी परेशानियों का कोई अंत नहीं दिख रहा। यही हुई थी 3:50 में हम लोग की फ्लाइट थी। हम लोग 1:45 में यहाँ पहुँच गए थे, सबसे बाहर बैठाया गया। जब 4 बजने में 10 मिनट बची हुई थी, जब हम लोग को बोर्डिंग पास होना था तो बोला गया कि कैंसिल है। हम बहुत दूर मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए हैं। बेंगलोर शादी में जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस वजह से फिर वापस जाना पड़ रहा है। क्या बताया गया? बताया गया है कि फ्लाइट शायद बता रहा है कि साइक्लोन कहीं आया हुआ है, इसकी वजह से मौसम वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। मुझे बेंगलुरु जाना था और यहाँ स्पाइसजेट की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे कस्टमर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं सीतामढ़ी से आई हूँ, गाड़ी बुक करके आई हूँ, फिर से मुझे गाड़ी बुक करके वापस जाना पड़ रहा है। तो देखिए, जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, जी हां, उस खबर को लेकर के लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। उसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने सुना दी। बस इंतजार है उस घड़ी की जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और लोगों को मुकम्मल इलाज मिल सके, इसके लिए बिहार भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में
कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। देश में हर किसी को अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि कोरोना वैक्सीन की देश में कीमत क्या रहेगी और इसका वितरण कैसे होगा। इसके अलावा देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वैक्सीन किन लोगों को पहले दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने देश के सामने सरकार का पूरा प्लान रखा। यकीनन प्रधानमंत्री का भरोसा देशवासियों के लिए सबसे बड़ा सुकून है। वो घड़ी जल्द आने वाली है जब कोरोना को नेस्तनाबूद करने वाली वैक्सीन लोगों के बीच होगी। जाहिर है वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये है पटना का एम्स, जहां कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है। एम्स प्रशासन ने तीसरे चरण में 1000 लोगों को डोज देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों से भी भाग लेने की अपील की गई है। कोरोना के अध्ययन में भाग लेने के लिए गेट के पास बाकायदा मोबाइल नंबर के साथ एक नोटिस भी चिपकाया गया है। ये जो आप एम्स देख रहे हैं, एम्स इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज हो रहे हैं और बाकी इलाज बंद है। कोरोना के वैक्सीन आ जाने के बाद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लग सकेंगे, लोग ठीक होंगे और उसके बाद यहाँ पे अन्य बीमारियों का इलाज भी शुरू होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एम्स के अलावा IGIMS हो या फिर NMCH हो, तमाम जगहों पे कोरोना के इलाज चल रहे हैं, जिससे बिहार वासियों को भी बड़े फायदे होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एम्स में जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो तैयारियां देश भर में चल रही, यहाँ भी अंतिम रूप से तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू है। यहाँ पे तैयारियां इस बात की शुरू हो गई हैं कि अगर वैक्सीन आता है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे लोगों को देना है, किन किन लोगों को देना है। उसके बाद बिहार सरकार जो है वो भी तैयारियां शुरू कर चुकी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के अगर वैक्सीन यहाँ पे जल्द से जल्द उपलब्ध होता है कुछ हफ्तों में, तो किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और इसका क्या रोड मैप हैगा, इसके लेकर के बिहार सरकार भी पूरी तरह से मौजूद है। कोरोना के खिलाफ तैयार वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्त्री एवं प्रसव विभाग के भवन में नए सिरे से कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आप देखिए किस प्रकार ये तैयारी हो रही है। सदर अस्पताल का जो स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग का ये वार्ड है, वहाँ पर ये तैयारी हो रही है कि जो वैक्सीन लाए जाएंगे यहाँ रखा जाएगा, यहाँ मशीन लगाया जाएगा और इसी मशीन के अकॉर्डिंग जो क्षमता होगी बिजली का काम किया जाएगा इसमें और पूरी तरह जो आवश्यक टेम्परेचर होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखा जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे वही सर सफाई हो रहा है, वायरिंग का काम हो रहा है और जितना अभी साफ़ सुथरा है और वैक्सीन बैठने का जो मशीन बैठेगा उसका काम चल रहा था और उधर जितना वार्ड में है सब तरफ साफ़ सुथरा का काम चल रहा है। बस यही है। कोरोना को लेकर? जी, कोरोना के लेकर के ही चल रहा था। आप लोग क्या कर रहे हैं? बस 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा सब काम। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और नए साल में उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक रहेगा और नए साल में भारत कोरोना फ्री होगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि एमएसपी के मसले पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है। क्या एमएसपी के मुद्दे पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है? मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी, ये सरकार का संकल्प है। और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। आपने कहा कि बैठक में किसानों की चिंता वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है और सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। किन किन मुद्दों पर सरकार और किसान एकमत हैं और किन मुद्दों पर मामला अटका हुआ है? स्वाभाविक रूप से किसान यूनियन की ये चिंता थी कि नए कानून से जो पुराना एपीएमसी है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एपीएमसी कमज़ोर ना हो, ये किसानों की चिंता है। तो भारत सरकार इस चिंता से अवगत हुई है और हमारी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि नया कानून एपीएमसी को अतिक्रमण न करे। लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर ये चिंता है तो एपीएमसी कमज़ोर न हो और एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार का अंतर न रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है। रांची के रिम्स में इलाजरत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला और फिर वहां से पेइंग वार्ड शिफ्ट किया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा है कि आखिर किसके फैसले से लालू प्रसाद को शिफ्ट किया जाता रहा। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि कैदी से लोग बड़ी आसानी से मिल लेते हैं, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। वहीं लालू को मिलने वाली सेवादार की सुविधा पर भी कोर्ट ने जानकारी मांगी है। इस संबंध में भी राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। वहीं जेल प्रशासन और रिम्स की ओर से जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में दाखिल जवाब से भी कोर्ट जो है वो असंतुष्ट नजर आया और अगली सुनवाई से पहले बिंदुवार जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। आपको बताते चलें कि 11 दिसंबर को दुमका केस में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर फैसला आना है। ये मामला है जिसमें एक कन्विक्ट है चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी। आरोप लगाया गया पिटीशन में कि वहाँ जहाँ इनको शिफ्ट किया गया है केली बंगला, उस समय आजकल तो रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया। एलिगेशन है कि यह गलत किया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। ये सब एलिगेशन लगा के पीआईएल फाइल हुआ। आज उसकी सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने सरकार को, झारखंड सरकार को आदेश दिया, आप इसका जवाब फाइल करिए।